है दोस्तों, इस वीडियो में हम एक अमेजिंग बुक आउट ऑफ द मेज की समरी स्टोरी देखेंगे। बट इस बुक में जो कहानी है वो हु मूव्ड माय चीज़ का सीक्वल है, जिसकी समरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जाकर के पहले देख लो, ताकि आपको स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ जाए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। सो आउट ऑफ द मेज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि पिछले स्टोरी में क्या हुआ था। उस स्टोरी के लास्ट में स्निफ, स्करी और हॉ तीनों चीज स्टेशन सी छोड़ के चले गए थे ताकि वो न्यू चीज ढूंढ सके। लेकिन हेम को अब भी यकीन था कि चीज स्टेशन सी में चीज वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो अब देखते हैं आगे कि क्या हेम चीज स्टेशन सी से बाहर आएगा, क्या वो वहीं भूखा ही मर जाएगा, और उसने हॉ के साथ जाने से मना क्यों कर दिया था। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब हमें इस स्टोरी में मिलेगा। सो विदाउट एनी डिले चलो आगे की स्टोरी सुनते हैं। हेम कई दिनों तक चीज स्टेशन सी में ही रुका रहा, इधर उधर झांकता रहा, ढूंढता रहा। उसे अब भी उम्मीद था कि चीज़ वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि चीज़ वहाँ नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हॉ वापस क्यों नहीं आया, इसके कई आंसर हेम के माइंड में आने लगे थे। उसने पहले खुद को बोला, हॉ वापस आ रहा है, वो कभी भी यहाँ पहुँच सकता है और सब चीज़ें फिर से वापस पहले जैसी हो जाएगी। और ऐसा कई दिनों तक चला, बट हॉ वापस नहीं आया। जैसे जैसे हेम और ज़्यादा अपसेट होने लगा, उसका सोच भी बदलने लगा। लाइक हॉ मुझे भूल गया, वो मुझसे छिप रहा है, वो ऐसा जानबूझ के कर रहा है। मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और ये आखिरी थॉट की वजह से हेम को गुस्सा आने लगा था, और धीरे धीरे उसका गुस्सा और बढ़ने लगा था। और फाइनली वो रुकता है और ज़ोर से चिल्लाता है, इट्स नॉट फेयर। फिर वो अपने चेयर पे बैठ जाता है और वंस अगेन सोचना स्टार्ट कर देता है, लाइक कहीं हॉ खो तो नहीं गया, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं है, और शायद उससे भी बुरा। हेम गुस्सा होना भूल जाता है और अपने दोस्त के बारे में सोचने लगता है। कुछ समय के बाद हेम के माइंड में दूसरे क्वेश्चंस आने लगते हैं, लाइक हॉ वापस क्यों नहीं आया, मैं उसके साथ क्यों नहीं गया। अगर मैं उसके साथ गया होता तो शायद ये सिचुएशन नहीं होता, शायद हॉ होता नहीं, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता, और शायद हम साथ मिलकर के चीज़ को इंजॉय कर रहे होते। उसके बाद हेम चेयर से उठा तो उसे छेनी दिखा, जिसकी मदद से वो और हॉ मिलकर के दीवार में छेद कर रहा था ताकि उसे न्यू चीज़ मिल सके। उसके बाद वो हथौड़ा भी ढूंढने लगा, और वो हॉ को बहुत मिस करने लगा था। उसे हॉ की चिंता होने लगी थी। वो अब भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि चीज़ और हॉ वापस आ जाएंगे, बट ना तो चीज़ आया और ना ही हॉ। अब हेम को कुछ करना था। अब वो वहाँ रुक नहीं सकता था और ना ही वेट कर सकता था। उसके लिए ज़रूरी था कि वो भूल भुलैया में जाए और न्यू चीज़ ढूंढे। और इसके बाद उसने अपने रनिंग शूज़ ढूंढे और उसे पहनते हुए सिचुएशन को रिव्यू करने लगा, लाइक अब उसे न्यू चीज़ ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। उसे पता है कि भूल भुलैया डेंजरस प्लेस है, जो कि डार्क कॉर्नर से भरा पड़ा है। बहुत सारे डरावने रास्ते हैं जो कहीं भी नहीं जाते, इसलिए उसे बहुत केयरफुल रहना है। एंड देन उसने इन सारी चीज़ों को एक पेपर पे लिख लिया और उसे जेब में रख लिया, ताकि वो इन फैक्ट्स को भूले नहीं। द फैक्ट्स ऑफ द मैटर। नंबर 1, मुझे न्यू चीज़ ढूंढना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो मैं मर जाऊँगा। नंबर 2, मेज एक डेंजरस प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे डार्क कॉर्नर्स है और अंधेरी गलियाँ हैं। नंबर 3, ये मुझ पर डिपेंड करता है, मैं अपने दम पे हूँ। हेम इन फैक्ट्स की वजह से आश्वस्त फील करने लगा था। एटलीस्ट उसे सिचुएशन की जानकारी थी। फिर उसने हथौड़ा और छेनी को बैग में रखा, शायद वो मदद करे आगे, और बैग को कंधे में टांगा और भूल भुलैया में निकल गया। अगले कई दिनों तक हेम मेज में ही इधर उधर घूमता रहा, लेकिन हर तरफ कॉरिडोर्स खाली थे, वहाँ कोई चीज़ नहीं था। वो हर चैम्बर्स में झांक कर देखता, लेकिन हर चैम्बर खाली पड़ा हुआ था। जब वो किसी अंधेरे कॉर्नर तक पहुंच जाता तो वहाँ से तुरंत चला जाता। वो खोना नहीं चाहता था खुद को। वो अनजान गलियों से गुजरते वक्त बहुत चौकन्ना रहता। यहाँ वहाँ हेम देख सकता था कि वहाँ से हॉ गुजरा है, क्योंकि वहाँ पे हॉ ने दीवार पे चीज़ की ड्राइंग बनाकर कुछ लिखा है। बट वो सब लिखी हुई बातें हेम के लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो भूखा है और बहुत थका हुआ है कि वो कुछ पढ़ सके। इसी तरह से चलते चलते हेम सोचने लगा कि वो हॉ के साथ क्यों नहीं गया। सच तो ये है कि हेम हमेशा से खुद को तेज दिमाग वाला समझता था, जबकि हॉ एक छोटा सा आदमी था जो कि अच्छा इंसान था। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो एक को पायलट की तरह था, ना कि एक पायलट की तरह। मतलब वो लीडर नहीं बन सकता था, वो बस एक फॉलोअर की तरह था। हेम खुद से ये सब बात कर रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो हॉ के साथ गया क्यों नहीं जब उसके पास मौका था। ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि वो बहुत जिद्दी था या बेवकूफ़ या फिर एक छोटा सा बुरा इंसान। उसी तरह से हम चलते चलते खुद को कोस रहा था। उसे ये पनिशमेंट इसलिए मिला है क्योंकि उसी ने कुछ गलती किया होगा। धीरे धीरे वो क्या सोचने लगा था उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही उसे अपने थॉट पे कंट्रोल हो पा रहा था। और अचानक से उसे बहुत डरावना थॉट आया और वो फ्रीज हो गया।
शायद मेरे डेस्टिनी में यही लिखा है कि मैं हमेशा के लिए इस भूलभुलैया में चक्कर काटता रहूं। अब हेम का पैर जवाब देने लगा था। वो पूरी तरह से थक गया था और वो एक दीवार के सहारे ज़मीन पे बैठ गया जहां अपोजिट वॉल पे हॉ का नोट लिखा था, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज़। हेम ने उसे पढ़ा और धीरे से बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या चीज़ वहाँ है या नहीं? बिलीव्स हैव नथिंग टू डू विद इट। वो पहली बार ये इमेजिन करने लगा था कि हॉ भी कमज़ोर पड़ा होगा, उसने भी हार मानी होगी और वही सेम चीज़ उसके साथ अभी हो रहा है। हम एक साथ अकेला भी पड़ गया था और डर भी रहा था। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। मेज पूरी तरह से बदल चुका था। अब पहले की तरह हॉ नहीं है। स्नीफ और स्करी भी चले गए हैं। वो एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर चक्कर काट रहा है और धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। मेज अब अंधेरे से भर गया है और डरावना जगह बन गया है। और इसी तरह की चीज़ें हम सोचते सोचते ज़मीन पे ही सो जाता है। जहाँ पे हम सो गया था ज़मीन पे, वहीं उसे कुछ फील हुआ जैसे उसके पैरों के पास कुछ है। वो उठा और उसे देखा। वो एक गोल सा छोटा पत्थर लगा उसे, तो उसने उसे उठा लिया। वो बहुत चिकना था, बहुत चमक रहा था, रेड कलर का था। शायद वो पत्थर नहीं था, वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था। हम उसे टेस्ट करना चाहता था बट उसने खुद को रोक लिया। ये कुछ भी हो बट चीज़ तो नहीं है, ये डेंजरस हो सकता है। और उसने अपने चारों तरफ देखा और करीब कूद ही पड़ा। कोई दूसरा छोटा इंसान वहाँ पास में बैठा हुआ था और वो उसे ही देख रहा था। वो हॉ नहीं था और ना ही उसे हेम ने पहले कभी देखा था। हेम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्माइल करे, हेलो बोले या फिर डरे। उस छोटे इंसान ने लाल से दिखने वाली चीज़ को हेम की तरफ बढ़ाया और कहा, तुम भूखे लग रहे हो। लेकिन हेम ने मना कर दिया और कहा, यह चीज़ नहीं है और मैं इसे नहीं खा सकता। फिर उसने कुछ भी नहीं कहा, बस हेम को देखने लगी। और हेम ने कहा, चीज़ हमारा फूड है, सब चीज़ खाते हैं, इवन चूहे भी चीज़ ही खाते हैं। फिर उस छोटे इंसान ने कहा, मैं नहीं खाती, इवन मैंने तो कभी चीज़ को देखा भी नहीं है। हेम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने कभी चीज़ खाया ही नहीं है। और हेम ने उसे साफ मना कर दिया और कहा, यह जो कुछ भी है लेकिन मैं नहीं खा सकता, मैं सिर्फ चीज़ खाता हूँ। और वो फिर से लेट गया। और उस छोटे इंसान ने धीरे से कहा, मैं शर्त लगा सकती हूँ, तुम अपने सोच से कहीं ज़्यादा कुछ कर सकते हो। लेकिन हेम अच्छी तरह से सुन नहीं पाया क्योंकि वो हल्के नींद में था। कुछ घंटों के बाद हेम जब उठा तो उसे बहुत भूख लगा हुआ था। यह उसका डिनर टाइम था, बट नो चीज़ नो डिनर। वो अजनबी इंसान वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वो लाल पत्थर अब भी वहीं था। हेम ने उसे उठाया और सूंघा। वो बहुत मीठा सा स्मेल दे रहा था। इससे पहले कि वो कुछ सोचता, हेम ने एक बाइट खा लिया। वो बहुत कुड़कुड़ा था, जूसी था, मीठा और खट्टा भी था। ये चीज़ तो नहीं था, बट हेम ने उसे पूरा खा लिया। फिर वो दीवार के सहारे बैठ गया और अफसोस करने लगा, यह मैंने क्या कर दिया, मैंने अभी अभी पत्थर खाया, मैं सच में मरने वाला हूँ। इसी तरह वो लेट गया और पहली बार पूरी रात सोया। अगली सुबह वो जब उठा, स्ट्रेंजर वहीं पे थी और वो उसे ही देख रही थी। तुम जिंदा हो, उसने कहा। हेम ने कहा, यस मैं जिंदा हूँ और मैं स्ट्रांग फील कर रहा हूँ। उस अजनबी इंसान ने दूसरा लाल पत्थर उसे दिया और हेम ने खा लिया। ये चीज़ तो नहीं है बट टेस्टी है और हेम को एनर्जी दे रहा था। खाते खाते दोनों बातें करने लगे। उस अजनबी ने अपना नाम बताया, होप, जो कि पास के एक फ्रूट स्टेशन ए में रहती थी। और उसने हेम को बताया कि उस लाल पत्थर को एप्पल कहते हैं, जो कि एक फ्रूट है। होप ने हेम को बताया कि किस तरह से फ्रूट स्टेशन ए में भी सारे फ्रूट कम होते गए और वो जल्द ही वहाँ से गायब भी हो गए। एक्चुअली ये एप्पल जो तुम खा रहे हो वो लास्ट एप्पल है। हेम अचानक से रुक गया और कहा, ये लास्ट एप्पल है? मीन्स सारे एप्पल गायब? तुमने मुझे अपना लास्ट एप्पल दे दिया। होप ने कहा, तुम भूखे दिख रहे थे। हेम ने कहा, मैं था, लेकिन तुम्हें भूख नहीं लगा? होप ने जवाब दिया, थोड़ा बहुत। फिर हेम ने होप को थैंक्स कहा और कहा, एक्चुअली एप्पल खाने से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, आई कांट बिलीव इट। और होप ने मुस्कुराते हुए कहा, श्योर यू कैन, ये इतना मुश्किल भी नहीं है, इफ़ यू जस्ट लेट गो एंड ट्राई। बट हेम को कुछ समझ में नहीं आया। जस्ट लेट गो एंड ट्राई व्हाट? हेम को बस एक बात पता था, वो भूखा था और उसे न्यू चीज़ ढूंढना है और वो एनर्जी से भर चुका था ये न्यू फूड खा करके। अब तक वो फेल होता आ रहा था एंड ही न्यू एग्जैक्टली वाई डैट वॉज। उसने अब तक बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया और उसने एक्सप्लेन किया कि अब क्या करना है और कहा, मैं मेज के उस पार्ट में जाऊँगा जहाँ अब तक मैं नहीं गया था। होप ने उसे पूछा, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ तो कोई परेशानी तो नहीं? हेम ने एग्री किया, किसी का कंपनी मिल जाए तो क्या दिक्कत है। हेम खड़ा हुआ, देन उसे हॉ का लिखा हुआ नोट्स दिखा। ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज़। मे बी नॉट, हेम ने कहा।
लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा व्हाट्स लीड यू टू न्यू चीज़, ट्राइंग हार्डर। और दोनों भूल भुलैया में निकल पड़े। एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर घूमने लगे, बस डार्क कॉर्नर और अनजान गलियों से दूर रहते। लेकिन हर चैम्बर्स जहाँ भी वो जाते खाली ही पाते। लेकिन इस बार हेम हार मानने को तैयार नहीं था। चलते चलते हेम होप को अपने सारे पुराने बातें बताने लगा। हॉ, स्निफ एंड स्करी की कहानी सुनाने लगा। और कहानी सुनाते सुनाते उसने लास्ट में कहा, अब समय बदल गया है। पहले हेम एक स्ट्रॉन्ग और प्राउड इंसान था, लेकिन चीज़ के चले जाने पर सब बदल गया। अब वो पहले की तरह स्ट्रॉन्ग और प्राउड नहीं है। अब उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। अब उसे खुद पे भरोसा नहीं रहा। ये हेम के लिए बिल्कुल भी नया था। उसने पहले कभी अपने थॉट्स को नोटिस नहीं किया था और ना ही कभी ये सोचा था कि वो चीज़ों को किस तरह से देखता है। जैसे जैसे दोनों कॉरिडोर्स में आगे बढ़ने लगे, उन्हें कुछ चीज़ के टुकड़े इधर उधर मिलने लगे, जो काफ़ी तो नहीं था लेकिन हेम के पेट से आने वाले आवाज़ को कम कर रहा था। जब भी उन्हें एक एप्पल मिलता तो दोनों आधा आधा बांट लेते। ये कुछ चीज़ के टुकड़े और एप्पल इतना एनर्जी उन्हें दे देते थे ताकि वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर जा सके और नेक्स्ट डे दोबारा से खोज पे निकल सके। हर दिन हेम पहले से ज़्यादा कमज़ोर फील करने लगा था। और जब वो वापस आता तो अपने बाहरी बैग को ज़मीन पर रख देता और दीवार के सहारे बैठ जाता और बहुत थकान फील करता। तो एक दिन होप ने उससे पूछा, ये काफ़ी हैवी होगा ना? हेम ने जवाब में कहा, ये बैग की वजह से नहीं है। वो ये नहीं मानना चाहता था कि बैग भारी है और उसकी वजह से वो थक रहा है। होप ने पूछा, तुम इसे रोज़ अपने साथ क्यों ले जाते हो? हेम जवाब देता है, ये हमारे लिए है ताकि हम दीवार में छेद कर सकें अगर हमें कोई सही दीवार मिल जाए। फिर होप ने पूछा, क्या ये तरीका पहले काम किया है? हेम ने कहा, ऑफ कोर्स ये काम किया है। और सोचने लगा कि वो कितना सवाल करती है। ये सबसे तेज छेनी है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ये बहुत वैल्यूबल है। फिर होप ने कहा, मेरा मतलब है कि दीवार में छेद करने से तुम्हें चीज़ मिलेगा? हेम अब कोई जवाब नहीं देना चाहता था। उसे अजीब लग रहा था। उसने बैग रखा और दीवार के सहारे बैठ गया। हेम हॉ को बहुत मिस कर रहा था। वो इस तरह से मेज के बाहर कभी नहीं जाना चाहता था। वो जल्दी से बस घर जाना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। फिर होप कहती है, तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो ना? ये अजीब था। होप को सब पहले से कैसे पता चल जाता है कि हेम क्या सोच रहा है? हेम ने कहा, सब पहले की तरह हो जाए काश। होप भी वहाँ आकर के बैठ गई और कही, आई नो। और उसने हेम की तरफ देखते हुए कहा, बट इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती है। हेम ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? होप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। ये मेरा थॉट है। हो सकता है कि सब चीज़ पहले से भी बेहतर हो जाए। और फिर होप धीरे से कहती है, हमारा ट्राइंग हार्डर प्लान काम नहीं कर रहा ना? शायद हमें कोई और स्ट्रैटेजी अप्लाई करना पड़ेगा। हेम ने देखा कि होप हॉ के लिखे हुए नोट्स को देख रही है, जो कहता है, ओल्ड बिलीव्स डू नॉट लीड यू टू न्यू चीज़। फिर होप कहती है, क्या होगा कि अगर हम न्यू बिलीफ ट्राई करें? हेम सिर हिलाते हुए कहता है, हम बिलीफ ट्राई नहीं करते, तुम्हारा बिलीफ तो बस है। फिर होप हेम को देखते हुए कहती है, अगर हम डिसाइड कर ले कि बदलेंगे? फिर हेम कहता है, बट ये ऐसे काम नहीं करता है और मैं अपने बिलीफ को पसंद करता हूँ। जैसा है मुझे वैसा ही पसंद है। अगर मैं अपने बिलीफ को बदल दूंगा तो मैं कौन बन जाऊँगा? मैं फिर हेम नहीं रहूँगा। वो अपने बिलीफ को चेंज नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके बिलीफ ही उसे बनाते हैं कि वो कौन है। होप बहुत धीरे से कहती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम अपना माइंड चेंज करोगे। मैं ऐसा क्यों करूँगा? हेम कहता है, मुझे मेरा माइंड पसंद है, वो जैसा है। होप कहती है, मुझे भी मेरा पसंद है, बट हमें अभी तक कोई चीज़ नहीं मिला है। इसके बाद होप सोने चले जाती है। हेम होप के कहे बातों को सोचने लगता है, अपने बैग के बारे में सोचने लगता है। ये तो सही है कि दीवार में छेद करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ था और वो तो ये पहले से जानता है। फिर वो उसे ढो क्यों रहा है? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या करे। शायद वो कॉरिडोर्स में अपने यूजलेस बैग के साथ ही मर जाएगा। और वो खुद को कोसने लगा कि जब उसके पास मौका था, जब उसे हॉप बोल रहा था, तब वो उसके साथ क्यों नहीं गया। और फिर वो रोने लगा और रोते रोते सो गया। उस रात हमने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो अपने घर चीज स्टेशन सी में है, लेकिन कुछ तो अलग था वहाँ। लेकिन क्या? फिर उसने देखा कि वहाँ विंडोज़ में सलाखें लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जेल में है। उसने खुद को जेल में देखा कि वो बहुत दुखी है, कष्ट में है और वो नींद में ही रोने लगा। वो आधी रात में ही उठ गया और अपने सपने के बारे में सोचने लगा जिसने उसे परेशान कर दिया था। वो वैसा क्यों था? अपने ही घर में कैदी की तरह अपने फ्रेंड को मिस कर रहा था, जबकि उसने खुद ही मना किया था उसके साथ जाने से। और वो कंटिन्यूअसली इसी के बारे में सोचता रहा जब तक कि हल्की सी लाइट आ गई थी। देन उसे हॉ का नोट दिखा जो ओल्ड बिलीव्स की बात कर रहा था। जब वो डीपली सोचने लगा तो उसकी सारे थॉट क्लियर होने लगे।
उसने उस समय के बारे में भी सोचा जब हॉ उसे छोड़ करके चला गया था। हॉ ने उसे साथ चलने के लिए कहा था, उसे बात करने की कोशिश की थी, बट उसी ने हॉ को सुनने से मना कर दिया था। अचानक से हॉ खड़ा हो गया। ओल्ड बिलीव्स, तो हॉ का नोट इसके बारे में है। और उसने कंटिन्यूअसली सोचा कि एक्चुअली बिलीफ होता क्या है, और उसे समझ में आ गया। उसने एक पत्थर उठाया और अपने नए थॉट को हॉ के थॉट के पास लिख दिया, और साथ ही उसने होप के एक एप्पल को भी ड्रॉ किया, ताकि उसे ये याद रहे कि ये उसका थॉट है, हॉ का नहीं। अ बिलीफ इज ए थॉट दैट आई ट्रस्ट इज ट्रू। दैट्स ऑल अ बिलीफ वॉज। एक थॉट, बट ये कितना पावरफुल है। हम हॉ के साथ न्यू चीज़ ढूंढने क्यों नहीं गया? क्योंकि वो चीज़ों को अलग तरह से देखता था। हम वो नहीं देख पा रहा था जो हॉ देख सकता था। उसके अपने थॉट्स ने उसे चीज़ स्टेशन सी में ही रोके रखा था, क्योंकि उसे ट्रस्ट था कि उसके थॉट सच है, सही है। उसे बिलीव था कि अगर वो वहीं रहेगा तो सारी चीज़ें फिर से पहले के जैसा हो जाएगा। उसे बिलीव था कि हॉ गलती करने जा रहा है और वो ज़्यादा समझदार है। उसके बिलीफ ने उसे चीज़ों को देखने के तरीके को फिक्स कर दिया था, और इसलिए वो हॉ के साथ नहीं गया। अचानक से उसे अपने सपने का मतलब समझ आ गया। खिड़की पे जो सलाखे लगे थे वो और कुछ नहीं, बस उसके ओल्ड थॉट्स थे जिसे वो सच मानता था, और वही बिलीफ उसे भूल भुलैया में जाने से रोक रहा था। वो अपने ही बिलीफ का कैदी बना हुआ था। फिर उसने दीवार पे एप्पल ड्रॉ करके एक और नोट लिखा, एन ओल्ड बिलीफ कैन होल्ड यू प्रिजनर। फिर उसने अपने पास्ट के थॉट्स के बारे में सोचा कि वो चीज़ स्टेशन सी में ही था, और वो कंटिन्यू सोच रहा था कि चीज़ वापस आ जाएंगे। ये एक थॉट था जिस पर हमको ट्रस्ट था, एक बिलीफ जो उसे कैदी बनाए हुए था। तो क्या सारे बिलीफ ऐसा ही करते हैं, आपको कैदी बना के रखते हैं? फिर उसने उस दिन के बारे में सोचा जब उसने पहली बार होप को देखा था, और वो उसे एप्पल दे रही थी। स्टार्टिंग में तो उसे डर लग रहा था, बट उसे खा लिया। उसने उस पर ट्रस्ट किया, और होप ने उसे अपना लास्ट एप्पल तक दे दिया। वो एक अच्छी फ्रेंड है। हमने सोचा कि वो एक थॉट था जिसने उसकी हेल्प की, और उसने दीवार पे एक और नोट लिखा, सम बिलीव्स कैन होल्ड यू डाउन, अदर बिलीव्स कैन लिफ्ट यू अप। कुछ बिलीव्स आपका नुकसान करते हैं, जबकि दूसरे बिलीव्स आपका मदद करते हैं। अब वो होप की बातों को सोच रहा था जब उसने कहा था, व्हाट इफ वी ट्राई अ न्यू बिलीफ? और उसने रिप्लाई किया था, हम बिलीफ ट्राई नहीं करते, ये इस तरह से काम नहीं करता है। शायद होप सही थी। शायद हम अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हैं और कोई नया बिलीफ चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने ओल्ड बिलीफ को सोचने की कोशिश करने लगा, बट वो नहीं कर पाया। एक्चुअली वो जो ट्राई कर रहा था बिलीफ सिस्टम को, वो उसके लिए बिल्कुल भी सोचने का नया तरीका था, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे काम करता है। देन उसने अपने ही लिखे थॉट्स को देखा और सोचने लगा। जब पहली बार होप ने एप्पल दिया था तो उसने खाने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि वो जो कुछ भी है बट वो नहीं खाएगा, वो सिर्फ चीज़ खाता है। ये उसका थॉट था जिसे वो ट्रस्ट करता था, बट ये बिल्कुल भी गलत साबित हुआ, क्योंकि उसने एप्पल खा लिया और अच्छा महसूस किया। सो चीज़ ही वो फूड नहीं है जिसे वो खा सकता है, और अब वो डिफरेंटली सोचता है। होप ने क्या कहा था, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम अपना माइंड चेंज कर लोगे, और वो सही थी। उसने चेंज कर लिया। और फिर से हम वॉल पे एक एप्पल का फोटो बना करके न्यू थॉट लिखता है, यू कैन चेंज योर माइंड, यू कैन चूज अ न्यू बिलीफ। हम अब एनर्जेटिक फील करने लगा था। पहले हमको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि कोई उसके बिलीफ को चैलेंज करे। पहले वो खुद को बदलना नहीं चाहता था। उसे अजीब लगता था जब उसे कोई कहता था कि तुम गलत भी हो सकते हो। लेकिन अब उसे बुरा नहीं लग रहा है यह जान करके कि वो गलत था, जबकि वो एक्साइटेड फील कर रहा है कि उसने कुछ नया खोजा है, कुछ नया सीखा है। उसे समझ आ गया है कि वो पहले अपने माइंड को चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था। वो अपने बिलीफ को चेंज नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके बिलीफ उसे पसंद थे। उसे लगता था कि वो जो है उसकी बिलीफ की वजह से है। बट अब उसे समझ में आ गया है कि वो दूसरे थॉट को चूज़ कर सकता है, वो दूसरे बिलीफ को भी चूज़ कर सकता है, फिर भी वो हम ही रहेगा। आप अपने बिलीफ की वजह से नहीं हो, आप एक इंसान हो जो बिलीफ चूज़ कर सकता है। यू आर नॉट योर बिलीफ, यू आर द पर्सन हु चूजेज योर बिलीफ। सो हेयर इज द रियल क्वेश्चन। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि बिलीफ क्या है और वो कितना पावरफुल है, और हम कितनी आसानी से अपने बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आंसर तो ईजी और सिंपल था। उसे इस न्यू नॉलेज की मदद से अपने मिशन को कंप्लीट करना है। उसे और न्यू चीज़ और एप्पल ढूंढने जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सब जगह ट्राई कर चुका है, हर जगह जा चुका है, बट कहीं भी चीज़ और एप्पल नहीं है। इसलिए ये एक नामुमकिन खोज है, और अगर ऐसा है देन ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर इम्पॉसिबल भी यहाँ पे एक बिलीफ हो? क्या वो इसे चेंज कर सकता है? What would you do if you believe it was possible? आप क्या करेंगे अगर आपको ये बिलीव हो कि ये पॉसिबल है? वेट, हमने खुद से कहा, लेट्स बी रीजनेबल। ये बिलीफ सिस्टम कहाँ तक जा सकता है? आफ्टर ऑल लिमिट तो होगा ही, राइट?
हेम ने थॉट को एक मोमेंट के लिए होल्ड किया और एक लंबी सांस ली और छोड़ी, और उसने चेंज को फील किया। देन उसने वॉल पे एक नया नोट लिखा, देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट यू कैन बिलीव। कोई लिमिटेशन नहीं कि आप क्या बिलीव कर सकते हो। कुछ घंटों के बाद जब होप वहाँ वापस आई तो उसने देखा कि हेम अपने रनिंग शूज़ को पॉलिश कर रहा है और खुद से ही बातें कर रहा है। वो तो पहचान ही नहीं पा रही थी इस नए हेम को। शाम को तो वो थका हारा सा था, बट अब रिफ्रेश दिख रहा है, एनर्जी से भरा दिख रहा है। देन होप ने हेम के लिखे सारे नोट्स को देखा जो कि एप्पल के आउटलाइन से घिरा हुआ था, और होप ने कहा, तुम बहुत बिजी लग रहे हो। हेम ने जवाब दिया, हाँ। फिर होप ने पूछा, क्या हुआ है? हेम ने कहा, आई चेंज्ड माई माइंड। फिर होप ने कहा, अच्छी बात है, और उसके नोट्स को देखते हुए पूछा, किसके बारे में? हेम ने जवाब दिया, अभी तक तो मुझे भी ये नहीं पता। हेम जानता था कि जो वो करता आ रहा है उसका फ़ायदा नहीं मिला है। ही नीड्स टू डू समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। और इसका मतलब ये है कि उसे चीज़ों को नए ढंग से देखने की ज़रूरत है। उसे एक नए बिलीव को चूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा बिलीव उसे नहीं पता। फिर होप उसके पास आकर के बैठ गई और पूछी, क्या मैं कुछ पूछूं तुमसे? एक्चुअली वो देख सकते थे कि हेम डीप थॉट में है और कोई उसे डिस्टर्ब करे उसे पसंद नहीं आएगा, बट ये बात बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसने हेम से पूछा, तुमने कहा था चीज़ देखना बंद हो गया, जस्ट लाइक माई एप्पल्स। हेम ने कहा, यह सच है। फिर होप ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब रोज़ वहाँ फ्रेश चीज़ आता था तो आखिर आता कहाँ से था। हेम को अजीब लगने लगा। होप बहुत सवाल पूछती है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि चीज़ कहाँ से आता था, वो अब नहीं है, दैट्स इट। फिर हेम रुका और होप की तरफ देखा और उस सवाल के बारे में सोचने लगा, आखिर चीज़ आता कहाँ से था। फिर उसने अपनी मेमोरी में ढूंढना स्टार्ट किया कि क्या कभी ये सवाल उसके माइंड में आया था, क्या कभी हॉ ने इस सवाल के बारे में उससे पूछा था। लेकिन ऐसा नहीं था, यह सवाल कभी भी उनके माइंड में नहीं आया था। ही वॉज श्योर ऑफ इट। हेम का पल्स इंक्रीज हो गया था, उसे नहीं पता क्यों, बट ये इंपॉर्टेंट लग रहा था। उसने होप की तरफ देखा और रिपीट करने लगा, ये चीज़ कहाँ से आता था, आखिर ये चीज़ कौन रखता था। और उसने होप से कहा, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। होप खुश हो गई और पूछी, मतलब तुम्हें जवाब मिल गया? हेम सेड नो, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोचेंगे, खुद से पूछते रहेंगे तो शायद इसका जवाब मिल जाएगा। फिर दोनों शांत हो गए और थोड़ी देर के बाद होप हेम की तरफ देखी और पूछी, मुझे हैरानी हो रही है कि मेज के बाहर क्या है। हेम उसे देखा और कहा, मेज के बाहर? उसे बिलीव नहीं हुआ और कहा, मेज के बाहर तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द मेज। कैसा थॉट है, आउटसाइड द मेज? इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ मेज ही है, कोई आउटसाइड नहीं है यहाँ। होप रुकी और हेम को देखते हुए बोली, तुम श्योर हो? बिल्कुल, मैं श्योर हूँ, हेम ने कहा। और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ सेम टाइम में सेम वर्ड बोला, ये एक थॉट है जिसे हम सच मान रहे हैं। हेम को लगा कि ये बिलीव मदद करने वाला नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाने वाला है। क्या वो इसके लिए भी अपना माइंड चेंज कर सकता है? हेम अपने आंखों को बंद करके इमेजिन करने लगा कि मेज के बाहर क्या है, बट उसे सिर्फ मेज ही दिखा। उसने अपनी आंखें खोल ली और कहा, मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ, मैं सिर्फ मेज को ही देख पा रहा हूँ, बाहर क्या है मुझे नहीं दिख रहा है। मेज, आफ्टर ऑल यही वो जगह है जिसे हेम जानता है, पूरी लाइफ उसने वहीं बिताई है। होप बहुत ध्यान से हेम की तरफ देखी और बोली, क्या होगा अगर तुम पहले बिलीव कर लो, देन शायद तुम देख सको। ये एक पागलपन है, ऐसा हेम कहने ही वाला था, बट उसने कहा, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। अगर इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या बिलीव कर सकते हो, देन ट्राई तो करना चाहिए। उसने आंखें बंद किया और इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, देयर इज समथिंग अमेजिंग आउटसाइड द मेज। हेम ने गहरी सांस ली और उसने फील किया कि माइंड में न्यू थॉट्स आ रहे हैं, और उसने फील किया कि उसे ट्रस्ट हो रहा है। देन उसने अपने आंखें खोला और वॉल पे एक और नोट लिखा, समटाइम्स यू हैव टू बिलीव इट बिफोर यू कैन सी इट। कभी कभी पहले आपको बिलीव करना पड़ता है ताकि आप उसे देख सको। उसने होप की तरफ देखा और बोला, चलो देखते हैं मेज के बाहर क्या है। होप ने स्माइल किया और कहा, ये अच्छा है, शायद हमें पता चल जाए चीज़ कहाँ से आ रहा था। हेम सिर हिलाते हुए बोला, और एप्पल भी। होप खड़ी हो गई और बोली, हम ये कैसे करने वाले हैं? मुझे नहीं पता, हेम ने कहा। वो सच में नहीं जानता था कि वो कहाँ ढूंढेगा, वो इमेजिन भी नहीं कर सक रहा था। उन्होंने लगभग सभी जगह देख लिया था। फिर हमने याद किया कि जब वो हॉ के साथ चीज़ ढूंढने निकलता था तब वो हमेशा डार्क कॉर्नर और अनजान गलियों से दूर रहते थे। उसने होप से सारी बात कही और वेट किया कि होप कोई गुड क्वेश्चन पूछेगी। एक्चुअली वो हमेशा गुड क्वेश्चन पूछती है। एंड ऑफ कोर्स उसने पूछा, क्या होगा अगर डार्क कॉर्नर सच में डार्क ना हो, वह अंधेरा ना हो? यह कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल इसीलिए तो उसे डार्क कॉर्नर कहते हैं। होप गई और एक कैंडल के साथ वापस आई और बोली, अंधेरा नहीं होगा अगर हम कैंडल ले चले। हिम ऑलरेडी कॉरिडोर की तरफ चल पड़ा था और उसने नोटिस किया कि होप हिली भी नहीं है।
वो बैग की तरफ देख रही है और पूछी, क्या तुम हथौड़ी और छेनी वाला बैग नहीं ले जाओगे? हिम बैग की तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं लगता कि नई खोज में पुराने बैग का कोई काम है। होप ने स्माइल करते हुए कहा, गुड। फिर वो वापस से कॉरिडोर की तरफ चल गए, लेकिन इस बार सिर्फ डार्क कॉर्नर्स में जाने के लिए। हिम को बड़ा अजीब फील हो रहा था कि वो जिस चीज़ को हमेशा से अवॉइड करता आ रहा था आज उसी की तरफ जा रहा है। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि स्ट्रेंज फील करना भी प्रोसेस का एक पार्ट है। वो दोनों डार्क कॉर्नर्स में पहुंच गए और होप ने कैंडल जला लिया ताकि वो आगे जा सके। हिम की धड़कन तेज हो गई थी। कैंडल लाइट सिर्फ उन्हें उतना ही दिखा पा रहा था कि बस उन्हें पता चल जाए कि आगे दीवार है या अंधेरा रास्ता। और वो आगे जाकर के एक दीवार के पास पहुंच गया। एक और अजीब रास्ता, हिम ने कहा। होप ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन शायद ये वो थॉट नहीं है जिसे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल सारे डार्क कॉर्नर्स डार्क नहीं होते और शायद सारे अजीब रास्ते अजीब ना हो। हिम को यह थॉट पसंद आया और उसने इस पर ट्रस्ट करने का डिसाइड किया ताकि ये बिलीफ में बदल सके। उसने आंखें बंद कर ली और ट्राई किया इमेजिन करने का। काफ़ी टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब वो हार मानने ही वाला था तब उसे अपने थॉट के अंत में एक हल्का सा कुछ दिखा। चूँकि वो देख पा रहा था तो उसने सोचा, अगर वो लाइट नहीं है तो कम से कम लाइट की पॉसिबिलिटी तो है। हिम ने आंखें खोल ली और होप को बोला, चलो ट्राई करते हैं। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनका नर्वसनेस बढ़ने लगा था। हिम अपने थॉट को रोक नहीं पा रहा था कि मेज एक डेंजरस प्लेस है, क्योंकि वो इस बात को बचपन से जानता था कि मेज एक डेंजरस प्लेस है। ये थॉट कंटिन्यूसली उसके माइंड में आ रहा था, लेकिन ये वो थॉट नहीं था जिसे उसे ट्रस्ट करना चाहिए। और वो अचानक से रुक गया और होप भी रुक गई और वेट करने लगी कि हिम कुछ बोलेगा। और उसने खुद को बहुत धीरे से बोला, क्योंकि तुम सोच रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर बिलीव किया जाए। यू डोंट हैव टू बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। होप ने कुछ नहीं कहा। वो समझ सकती थी कि हेम के माइंड में क्या चल रहा है और वो आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, हेम को हल्की सी रोशनी दिखी। वो हल्की सी रोशनी उसी कैंडल का था जो कि आगे के एक दरवाजे के विंडो से टकरा करके वापस आ रहा था। वो उस दरवाजे के पास गए और उस दरवाजे को खोला और चैम्बर के अंदर चले गए। ये भी दूसरी चैम्बर की तरह ही था। होप के कैंडल की हल्की सी लाइट में उन्होंने चैम्बर को देखा, जहाँ 4 कॉर्नर्स थे, 4 वॉल्स थे और कुछ भी नहीं। इट वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी। हेम डिसअपॉइंट हो गया और वापस जाने लगा, बट होप वहीं खड़ी थी और वेट कर रही थी हेम कुछ बोलेगा। व्हाट, ये खाली है, हेम ने कहा। ऐसा ही लग रहा है, होप ने कहा और वेट करने लगी। हेम इसके बारे में सोचा और खुद से एक क्वेश्चन पूछा, अगर सारे डार्क कॉर्नर डार्क नहीं है, सारे अजीब रास्ते अजीब नहीं है, तो पॉसिबली सारे एम्प्टी चैम्बर एम्प्टी भी नहीं होंगे। और उसने कहा, क्या हम एक बार और देखेंगे? होप ने स्माइल किया और उसका हाथ पकड़ के कहा, चलो ट्राई करते हैं। वो फर्स्ट वॉल से गुजरे और कॉर्नर पे टर्न लिया, फिर सेकंड वॉल से गुजरे, देन अगेन टर्न लिया और थर्ड वॉल के आधे में ही जाते जाते रुक गए। हेम ने धीरे से कहा, क्या तुमने फील किया? हाँ, मैंने फील किया, होप ने भी धीरे से जवाब दिया। ठंडी हवा उनके पैरों से गुजर रही थी। वो दोनों घुटने पे बैठे और झुके। वो फ्रेश हवा था। उन दोनों ने झुक करके देखा, एक रास्ता है छोटा सा, जहाँ से छोटे इंसान पास हो सकते हैं। हेम ने होप को देखा और इशारे करते हुए कहा, आफ्टर यू। होप उस रास्ते में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी और हेम भी। और दोनों आगे बढ़ते रहे जब तक दोनों ने टनल के आखिर से आने वाली लाइट को नहीं देखा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, लाइट धीरे धीरे ब्राइटर होने लगा था और दोनों अचानक से बाहर निकल गए, जहाँ बहुत ज़्यादा तेज लाइट था और वो कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उन दोनों ने बहुत डिफ़िकल्टी से आंखें खोला और गहरी सांस ली और देखा कि वो घास के मैदान में खड़े हैं, जहाँ ठंडी और फ्रेश हवा चल रही है। हेम ने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसने सीलिंग की तरफ देखा तो पाया कि वो बहुत ऊंचा है और नीला है और एक गोल्डन लाइट जल रहा है बीच में, जो बहुत चमकीला और गर्म है। वो तो स्पीचलेस हो गया था। उसने अपने जेब में हाथ डाला और सिर ऊपर करके गहरी सांस ली। उसे जेब में कुछ फील हुआ तो उसने बाहर निकाला। ये वो पेपर था जिसके ऊपर में लिखा था, द फैक्ट्स ऑफ द मैटर। उसने पढ़ा और वो हंसने लगा। होप भी स्माइल की। वो कंफ्यूज थी। उसने इस तरह हेम को पहले कभी हंसते नहीं देखा। इवन उसने तो हेम की स्माइल को भी नहीं देखा था। क्या क्या है इसमें? होप ने पूछा। हेम ने पेपर होप को दिखाया। इसमें लिखा था, मुझे और चीज़ ढूंढना होगा। अगर मैं नहीं ढूंढ पाया तो मैं मर जाऊंगा। उसने होप की तरफ देखा और कहा, बट मैंने एप्पल खाया और मैं नहीं मरा। होप ने कहा, नहीं, तुम नहीं मरे, मुझे पता था। उसमें और लिखा था, मेज एक डेंजरस प्लेस है जहाँ डार्क कॉर्नर्स है और अजीब रास्ते हैं। होप ने सिर हिलाते हुए कहा, और ये डार्क कॉर्नर्स ही था जो अजीब गली तक पहुँचाया और हम यहाँ पहुँच गए। एंड लास्ट हेम ने कहा, इट्स ऑल अप टू मी। मैं अपने दम पे हूँ। होप स्माइल करते हुए बोली, ये तो सच नहीं है ना? और उसने हेम की तरफ एक चीज़ का टुकड़ा बढ़ाया जो उसे अभी मिला था। हेम ने मना कर दिया।
उन्होंने मेज के बाहर एक दूसरा दुनिया ढूंढ लिया था जहाँ हर तरफ एप्पल और चीज़ थे। फिर उन दोनों ने मिलकर एप्पल और चीज़ को एंजॉय किया और ये बहुत ब्राइट प्लेस था। उन्होंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया था कि मेज कितना ख़राब जगह है, कितना अंधेरा है वहाँ। यह हेम के लिए सिर्फ मेज के बाहर आना नहीं था, उसके बिलीव के जेल से भी बाहर आने जैसा था। हेम ने उस पेपर को फिर देखा और हंसा। उस वक्त ये फैक्ट्स ऑफ मैटर थे। होप ने कहा, बट ऐसा नहीं था। हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हेम ने जवाब दिया। और उसने पेपर को पलटा और वो सब लिखने लगा जो उसने पिछले कुछ दिनों में सीखा था। और वो घास पर बैठ करके हॉ के बारे में सोचने लगा। उसे और ज़्यादा मज़ा आता अगर हॉ भी वहाँ होता। तुम हॉ के बारे में सोच रहे हो? हॉप ने पूछा। हेम सिर हिलाया एज यूजुअल। होप को पता चल गया कि हेम क्या सोच रहा है। वो हैरान था। हमें चल करके उसे ढूंढना चाहिए, और स्नीफ एंड स्करी को भी, होप ने कहा। हेम ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऑल राइट, होप ने कहा, चलो चलते हैं। वो दोनों खड़े हो गए। होप ने हेम का हाथ पकड़ा और सडनली पीछे से आवाज़ आया, हेम हेम। हेम चौंक गया कि इस अनजान जगह में उसे कौन बुला रहा है। वो पीछे मुड़ा तो पाया वो हॉ था, और दोनों ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया, और हॉ तो रोने ही लगा था। देन हेम ने पूछा, स्नीफ एंड स्करी कहाँ है? हॉ हंसा और बोला, तुम्हें याद है वो सबसे पहले वहाँ से गए थे, बट मुझे चिंता हो रही थी कि तुम कभी मेज से बाहर आ पाओगे। हेम ने कहा, शायद मैं नहीं आ पाता। मैंने सोचा कि मैं वहाँ फंस गया हूँ, मैं वहीं मर जाऊँगा। मैं गलत था, बट मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं अपने ओल्ड बिलीफ्स में ही फंसा हुआ था। तो आगे क्या हुआ? हॉ ने पूछा। हेम ने कहा, पहले मुझे गुस्सा आया, देन मुझे भूख लगा, फिर मैं होप से मिला। होप ने हॉ से हाथ मिलाया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। तुम होप से मिले, फिर आगे? हॉ ने हेम से पूछा। आई चेंज्ड माई माइंड, हेम ने कहा। हॉ बहुत खुश था कि हेम मेज के बाहर आ सका, बल्कि वो इस बात से ज़्यादा खुश था कि हेम ने अपना बिलीफ चेंज किया। बिलीफ एक बहुत पावरफुल चीज़ है, हेम ने कहा। फिर तीनों बिलीफ्स के बारे में बात करने लगे। बिलीफ कितना पावरफुल होता है। कुछ बिलीफ्स आपका नुकसान करते हैं तो दूसरे बिलीफ्स आपका मदद करते हैं। और उन्होंने अभी डिस्कवर किया है कि आप बिलीफ चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे आप ही रहोगे। हेम रुका और उसने अपने पॉकेट से एप्पल निकाल करके हॉ को दिया। क्या तुमने इसे ट्राई किया है? हॉ ने सिर हिलाया और कहा, एप्पल, आई लव देम। फिर होप ने कहा, यू नो व्हाट, मैं बेट लगा सकती हूँ कि यहाँ और भी बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। वैसी चीज़ें जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा और ना ही इमेजिन किया होगा। हेम एंड हॉ ने एक दूसरे को देखते हुए कहा, क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। और तीनों एक्सप्लोर करने के लिए चल पड़े। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी। अब इस स्टोरी से मैंने क्या सीखा मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और आपने अब तक इस स्टोरी से क्या सीखा कमेंट में बताओ। एंड ऑफ कोर्स वीडियो अच्छी और वैल्यूबल है, तभी तो अब तक देख रहे हो। सो एक लाइक तो कर दो भाई। और ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, ताकि वो भी मेज से बाहर आ सके। और इसी तरह की अच्छी वीडियोस को फ्यूचर में देखते रहने के लिए विल स्किल्स को सब्सक्राइब कर दो, और बेल वाला आइकन जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।